नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल अल्फाजा डायरी बाय दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मन्नू भंडारी जी द्वारा लिखी कहानी स्त्री सुबोधनी लेकर आई हूँ। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। मेरे चैनल पर आपको सभी प्रकार की 600 से अधिक कहानियाँ सुनने को मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी स्त्री सुबोधनी। प्यारी बहनों, ना तो मैं कोई विचारक हूँ, ना प्रचारक, ना लेखक, ना शिक्षक। मैं तो एक बड़ी मामूली सी नौकरी पेशा घरेलू औरत हूँ जो अपनी उम्र के 42 साल पार कर चुकी है। लेकिन उस उम्र तक आते आते जिन स्थितियों से मैं गुजरी हूँ, जैसा अहम अनुभव मैंने पाया, चाहती हूँ बिना किसी लाग लपेट के उसे आपके सामने रखूं और आपको बहुत सारे खतरों से आगाह कर दूं। अब सीधी बात सुनिए, सीधी और सच्ची। मेरा अपने बॉस से प्रेम हो गया। वाह है, आपके चेहरों पर तो चमक आ गई। आप भी क्या करें, प्रेम कम वक्त है ही ऐसी चीज़, चाहे कितनी ही पुरानी और घिसी पिटी क्यों ना हो जाए, एक बार तो दिल फड़क ही उठता है, चेहरे चमचमाने ही लगते हैं। खैर, तो यह कोई अनहोनी बात नहीं थी। डॉक्टरों की नर्सों से, प्रोफेसरों का अपनी छात्राओं से, अफसरों का अपनी स्टेनो सेक्रेटरी से प्रेम हो जाने का हमारे यहाँ आम रिवाज है। यह बात बिल्कुल अलग है कि उनकी ओर से इसमें प्रेम कम और शकल ज़्यादा रहता है। सिंधे नए नए तबादला होकर हमारे विभाग में आए थे, बेहद खुशमिजाज और खूबसूरत, आंखों में ऐसी गहराई कि जिसे देख लें वह गोते ही लगाता रह जाए। बड़ा शायराना अंदाज था उनका और जल्दी ही मालूम पड़ गया कि वे कविताएं भी लिखते हैं। पत्र पत्रिकाओं में वे धड़ाधड़ छपती भी रहती हैं और इस क्षेत्र में उनका अच्छा खासा नाम है। आयकर विभाग की अफसरी और कविताएं है ना कुछ बेमेल सी बात, पर यह उनके जीवन की हकीकत थी। मैं स्थितियों और उम्र के उस दौर से गुजर रही थी जब लड़कियों में प्रेम के लिए विशेष प्रकार का लपलप भाव रहता है। बूढ़ी माँ तीनों छोटे भाई बहनों को लेकर गांव में रहती थी और मैं इस महानगरी में कामकाजी महिलाओं के एक हॉस्टल में। न घर का कोई अंकुश था और न इस बात की संभावना कि कहीं मेरा ठोर ठिकाना लगा देंगे। आखिर मैंने अपनी नाक और आंखों को कुछ अधिक सजग और तेज कर दिया। बस ऐसा करते ही मुझे हर नौजवान की नज़रों में अपने लिए विशेष संकेत दिखने लगे और उनकी बातों में विशेष अर्थ और आमंत्रण की गंध आने लगी। तभी भिड़ गया संदेह। उसके तो संकेत भी बहुत साफ थे, निमंत्रण भी बहुत खुला। लगा किस्मत ने 56 पकवानों से भरी थाली इस कड़ को आगे परोस रख दी है। सो मैंने न उसका आगा पीछा जानने की कोशिश की और न अपना आगा पीछा सोचने की। बस आँख मूंदी और प्रेम की डगर पर चल पड़ी। हर प्रेम की शुरुआत करीब करीब एक सी होती है। प्रेमियों को भी सारी बातें चाहे जितनी रोमांचकारी और गुदगुदाने वाली लगें, देखने सुनने वालों को बड़ी उबाऊ और सपाट लगने लगती हैं। शामें हमारे किसी रेस्टोरेंट के नीम अंधेरे कोने में बीतती, तो कभी बाग के झुरमुट के बीच, कभी हम आपस में उंगलियां उलझाए रहते, तो कभी वह मेरी लटों से खिलवाड़ करता रहता। एक बार उसने कविता में मेरे बालों की उपमा बदली से दे दी। बस फिर क्या था, मैं जब तब गोदी में रखे उसके सिर पर झुककर बदली छितरा देती और वह उचक्कर, यह क्या। आपकी आंखों में तो अविश्वास उभर आया। मैं समझ गई, एक सीनियर अधिकारी और ऐसी चोरी फिल्मी हरकतें। पर सच मानिए, अब भी मैं दावे के साथ कहती हूँ कि यहाँ के हर पुरुष के भीतर एक ऐसा ही फिल्मी हीरो आसन मारे बैठा रहता है और जब तक वह पूरी तरह तृप्त ना हो जाए मरता नहीं। उम्र के किसी भी दौर पर, उस समय चाहे वह 6 बच्चों का बाप ही क्यों ना हो, जरा सा मौका मिलते ही भड़भड़ाका जाग उठता है और पूरी तरह अपनी गिरफ्त में जकड़ लेता है। फिर तो बड़ी बड़ी तोपें तक ऐसी बचकाना और बेवकूफ़ाना हरकतें करती हैं कि बस तौबा।
ना कोई शर्म, ना उम्र का लिहाज। आजकल की लड़कियों ने उस राज को अच्छी तरह समझ लिया है, पर मैं तो उन बहनों को सावधान करना चाहती हूँ जो शादी से पहले से ही उस हीरो के चंगुल में आकर अपने को चौपट कर लेती हैं। हाँ, तो मैं पूरी तरह संदेहमयी हो गई, पर तभी एक भयंकर झटका लगा, बल्कि कहूँ कि जो लगा उसके लिए झटका शब्द हल्का ही है। मालूम पड़ा कि सिंधे की एक अदद बीवी है जो पहली बार पुत्रवती बनकर 5 महीने बाद अपने मैके से लौटी है, यानी एक अदद बीवी और एक अदद बच्चा। मुझे तो सारी दुनिया ही लड़खड़ाती नजर आने लगा मैं बहुत बड़ा धोखा खा गई हूँ। मेरे भीतर गुस्सा बुरी तरह बुलबुलाने लगा। बीवी बच्चे के रहते मेरी और प्रेम का हाथ बढ़ाने का मतलब। मैंने जब भी उससे घर और घर वालों के बारे में पूछा, वह 3-4 शेर दोहरा दिया करता था, जिनका शाब्दिक अर्थ होता था, मेरा ना कोई घर है, ना दर, ना कोई अपना, ना पराया। इस जमीन और आसमान के बीच में अकेला हूँ, बिल्कुल अकेला। पर मेरे लिए इन शेरों का सीधा साधा अर्थ था हरी झंडी, हरी लाइन क्लियर। सो मैं सपाटे से चल पड़ी, बल्कि चलने में थोड़ा फुर्ती भी की। आप तो जानती ही होंगी कि इस उम्र तक शादी न होने पर लड़कियों में एक खास तरह की हड़बड़ाहट आ जाती है। चाहती हैं जैसे भी हो जल्दी से जल्दी प्रेमी को पूरी तरह कब्जे में करके पति बनाकर अपनी टेंट में खोस लें। मैं भी इसी नेक इरादे से लपक रही थी कि बीच में ही औंधे मुँह गिरी, पर गिरने नहीं दिया सिंधे ने, हाथों हाथ झेल लिया। उसने बिना किसी बात का मौका दिए मुझे बाहों में भर लिया और धुआंधार रोने लगा। पिता के दबाव में आकर की हुई शादी मेरे जीवन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी बन गई। बीवी के रहते भी मैं कितना अकेला हूँ। 2 अजनबियों की तरह एक छत के नीचे रहने की यातना। ऐसी ऐसी बातों के न जाने कितने टुकड़े आंसुओं से भीग भीग कर टपक रहे थे। मेरा विवेक मुझसे संकल्प करवा रहा था कि लौट जाओ इस दिशा में, अब एक कदम भी मत बढ़ो। मैं रो रो कर अपना संकल्प दोहरा रही थी, वह रो रो कर अपना दुख दोहरा रहा था। इसी तरह हम 2-3 बार और मिले, वही बातें, वही रोना। मैंने सोचा था कि आंसुओं के साथ मैं अपना सारा प्रेम और गम भी बहा दूंगी और हमेशा के लिए अलविदा कहकर लौट जाऊंगी, पर हुआ एकदम उल्टा। आंसुओं के जल से सिंचकर प्रेम की बेल तो और ज़्यादा लहलहा उठी। अब देखिए ना मीरा का पद, असुअन जल सींच सींच, बचपन से पड़ा था। पर हम सबकी ट्रेजेडी यही है कि स्कूली शिक्षा को जीवन में घुलते नहीं। शिक्षा एक तरफ, जीवन एक तरफ, और इसलिए ठोकर खाते हैं। यही हुआ। उसका दुखी और दयनीय चेहरा देखकर मेरे मन में प्रेम का ज्वार उमड़ने लगा। उसके आंसुओं ने प्रेम को इतना गीला और रपटीला बना दिया कि वापस मुड़ने को तैयार मेरा पैर अपने आप को सुहा करने के लिए आगे बढ़ गया। सिंधे इस मैदान का पक्का खिलाड़ी था। मेरे असमंजस और दुविधा को चट भांप गया। केवल भांप ही नहीं गया, वरन उसने यह भी महसूस कर लिया कि बीवी की उपस्थिति से हमारे प्रेम में आपातकालीन स्थिति पैदा हो गई है। अब यदि इसे बचा कर रखना है तो प्रेम करने के तरीके में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाना होगा। बिना उसके मामला चलने वाला नज़र नहीं आ रहा था। रेस्टोरेंट और बाग बगीचों के बीच तो यह परिवर्तन आ नहीं सकता था। इसलिए बड़ी शिद्दत के साथ एक कमरे की तलब महसूस होने लगी। 3-4 कमरा मुलाकातों में ही मैंने समझ लिया कि इन मुलाकातों के कारण उसके भीतर किसी तरह का अपराध बोध या कुछ गलत करने का भाव लेश मात्र भी नहीं है। वह काफ़ी तृप्त और छका हुआ लगता है। मुझे समझते देर नहीं लगी कि शरीर के स्तर पर भी मैंने अपने को उसके लिए अनिवार्य बना लिया है। मुझे पक्का विश्वास हो गया कि मेरा यह समर्पण तुरुप के इक्के की तरह कारगर सिद्ध होगा और बाजी मेरे हाथ। निश्चय इन मुलाकातों ने मेरे प्रेम को बड़ी मजबूत वैशाखियाँ थमा दी और मेरे लड़खड़ाते कदम फिर जम गए। वह मेरे साथ भविष्य की योजनाएं बनाता, पर उन्हें अमल में लाए तब तक के लिए एक मौन समझौता हम लोगों के बीच हो गया। अपना शरीर, अपनी भावनाएं उसने मेरे जिम्मे कर दी और घर, बच्चा, बूढ़ा बाप और सारी पारिवारिक खिचखिच बीवी के जिम्मे।
इस विभाजन में मैं कुछ समय के लिए परम प्रसन्न। यूँ भी इस उम्र में आदमी को सबसे ज़्यादा भरोसा अपने शरीर पर ही होता है। शरीर पा लिया, समझो दुनिया जहान हथिया लिया। ऊपर से मुझे वह कभी बातों से तो कभी कविताओं से समझाता रहता कि मन और शरीर की पवित्र भूमि पर ही असली प्रेम पनपता है। घर की चार दीवारी के बीच निरंतर होने वाली खिचखिच में तो वह मरता ही है। मैं समझती रहती और अपने को बहुत पुख्ता जमीन पर महसूस करती। वह बातें ही ऐसी करता कि संदेह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता। मुझे पूरा विश्वास था कि एक दिन वह खूंटे से उखड़कर मेरी गिरफ्त में आ जाएगा। बीबी की याद और बात से ही संदेह अपना चेहरा एकदम मायूस बना लेता और बिना कहे ही मेरे दिमाग में यह बिठाने की कोशिश करता कि बीबी बनते ही औरत बहुत उबाऊ और त्रासदायक बन जाती है, कि रिश्तों में बंधते ही प्रेम नीरस और बेजान हो जाता है, कि सच्चे प्रेमियों को तो हमेशा मुक्त ही रहना चाहिए। बीवी बनने की ललक जब तक मेरे भीतर जोर मारती थी। सच बात है, मुझे भी तो घर चाहिए था, पति भी और बच्चे भी, पर उसे तो जैसे बीबी नाम से ही चिढ़ हो गई थी। कभी कभी तो वह अपनी बीवी के कर्कश स्वभाव और तुनक मिजाजी की बात करते करते रो तक पड़ता। तब मैं लपक कर उसे बाहों में भरती, अपने होठों से उसके आंसू पोंछती और उसे हौसला बधाती कि जल्दी ही हम कुछ ऐसा करेंगे कि वह इस दुख से मुक्त हो, कि मैं उसे एक सही सुखद जिंदगी दूंगी। यह आश्वासन उसके लिए कम, मेरे अपने लिए ज़्यादा होता था। दिन सरकते जा रहे थे और अपने प्रेम करने के तरीके में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के बावजूद स्थिति जहाँ की तहाँ थी। यानी कि मैं अपने हॉस्टल के कमरे में बंद, सिंधे अपनी बीवी की मुट्ठी में। आज सोचती हूँ तो अपने पर ही सौ धिक्कार के साथ आश्चर्य भी होता है कि कैसे मेरी बुद्धि पर ऐसा मोटा पर्दा पड़ गया था कि यह भी नहीं सोच सकी कि उसकी बीवी भी आखिर मेरी तरह ही एक स्त्री है, अपने पति के छलावे और मक्कारी का शिकार। पर नहीं, यह तो तब समझ में आया जब उसकी मक्कारी ने मुझे भी तबाही के कगार पर ला पटका। तभी तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जब तक वहाँ उपस्थित होकर उसके त्रास को इतना बढ़ा दूँ कि वह खुद ही इस अपमानजनक स्थिति को नकार कर अलग हो जाए। रकीब को सामने देखकर अच्छों के हौसले पस्त हो जाते हैं, फिर अपमान और उपेक्षा की आग में जैसे इस औरत का हौसला ही क्या होगा। और यही सोचकर आखिर मैं एक दिन सिंधे के घर जा धमकी। एक सुहागन औरत की सारी नियामतें, यानी कि बूढ़े ससुर के वरदहस्त की छत्र छाया और बच्चे के पोतड़ों के बंधनवार के बीच दूधो नहाई पूतो फलो भाव से वह कुर्सी पर विराजमान थी। मुझे देखकर उसके चेहरे पर किसी तरह का कोई विकार नहीं आया। विकार तो मुझे देखकर सिंधे के चेहरे पर आया, जैसे उसने थोड़ी सी कोशिश करके अफसारी नकाब के नीचे ढक लिया। दफ्तरी भाषा में दफ्तरी बातें करके उसने मुझे चलता किया, पर बाहर निकलते समय हाथ दबाकर लाड़ में लिपटी हल्की सी फटकार के साथ शाम को कमरे पर आने का निमंत्रण भी दे दिया। मैं उसकी बीवी को त्रस्त करने गई थी, पर खुद ही त्रस्त और पस्त होकर लौटी। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि यह औरत है, यह मांस का लौंडा, इसका आदमी 3 साल से एक दूसरी लड़की के साथ मस्ती मार रहा है और उसे ना कोई तकलीफ न कष्ट। मैं इसकी जगह हूँ तो शायद एक दिन भी इस तरह की अपमानजनक स्थिति को बर्दाश्त न करूँ। इसके शरीर पर चमड़ी लिपटी है या गेंडे की खाल, यह तो मुझे बहुत बाद में अपने अनुभव ने सिखाया कि अधिकतर शादीशुदा औरतें ऐसी होती हैं जिन्हें अपने घर की दीवारों से बेशुमार लगाव होता है, इतना ज़्यादा कि धीरे धीरे उन दीवारों को भी अपने शरीर के चारों ओर लपेट लेती हैं। फिर मान अपमान के सारे हमले उनसे टकरा कर बाहर ही ढेर हो जाते हैं और वे उनसे बेअसर सती साध्वी सी भीतर सुरक्षित बैठी रहती हैं। शाम को सिंधे मुझ पर एकदम बरस पड़ा कि मैंने उसके घर आने की मूर्खता क्यों की। कितना चौकस रहना पड़ता है उसे हर समय, जिससे उसकी बीवी को इस प्रसंग की हवा भी न लग सके, वरना वह तो सुर्फनगा की तरह ऑफिस, परिवार और सारे शहर में हड़बोड़ मचा कर रख देगी। मौका लगा तो मेरा छोटा पकड़कर सड़क पर जूते लगवाएगी। और बड़ी चालाकी से उसने मेरे मन में अपनी पत्नी के लिए, जिसे वह अक्सर कोतवाल कहता था,
ढेर सारी नफरत और आक्रोश भर दिया। साथ ही जल्दबाजी करने की अपनी नादानी भरी मूर्खता पर मुझे बेहद शर्मिंदा भी किया। देखा आपने कि कैसे सातिराना अंदाज से पुरुष नफरत और गुस्से की सुई अपनी ओर से सरकाकर दोनों औरतों की ओर घुसेड़ देता है। वे ही आपस में लड़े फिरे कोसे गलियाएं, और वह तो असली गुनहगार है। अपने पर आँच आए बिना आराम से दोनों का सुख भोगता रहे। वह समझाता कि सहजीवन का मधुरतम पक्ष तो हम भोग ही रहे हैं। मैं क्यों बेकार में शादी ब्याह और घर में जकड़कर इस मधुर संबंध का गला घोंटना चाहती हूँ। और इसी चक्कर में वह मधु उड़लती हुई 3-4 पड़कती कविता मेरे नाम ठोक देता। मेरे कंधों पर स्त्री पुरुष के संबंधों को एक नई दिशा देने का दायित्व है। अगली पीढ़ी अधिक स्वस्थ, अधिक मुक्त जिंदगी जी सके, उसके लिए हमें पहल करनी होगी। एक उदाहरण रखना होगा, चाहे उसके लिए हमें खाद ही क्यों न बनना पड़े। सिंधे तो ये बातें छड़कर मजे में अपनी बीवी का बगलगीर हो जाता और मैं असली अर्थों में खाद बनी अपने कमरे में सड़ती रहती। तभी सिंधे का तबादला हो गया। मैं एक बार फिर डगमगा गई। मुझे लगा कि बस अब वह मेरी ज़िंदगी से निकला, पर उस समय तो बस सिंधे में ही प्राण बसते थे। लगता था उसके बिना जी नहीं सकूंगी। गलत सही की समझ ही कहाँ रह गई थी। मैं उसे पाना चाहती थी और वह मुझे खोना नहीं चाहता था। उसके साथ होटल में गुजारे वे दिन मैं तो भूल ही गई कि हम दोनों के बीच कोई तीसरा भी है। तबीयत एकदम लहलहा उठी। इस बार उसने बाकायदा योजना बनाई कि पत्नी को अब यहाँ न बुलाकर उसके पिता के घर भेज देगा और धीरे धीरे उसे कानूनी कार्रवाई करने के लिए राजी कर लेगा। यदि नहीं हुई तो मजबूर करेगा। बातों का तो वह बादशाह था ही, पत्र लिखने में भी उसे कमाल हासिल था। शरीरों में जो दूरी आ गई थी उसे वह पत्रों की भाषा में पढ़ता रहता। पत्रों में मुझे वह दिव्य प्रेम का दर्शन समझाता। मेरे जन्मदिन पर अपने इसी दिव्य प्रेम में डुबोकर उसने एक खूबसूरत सा तोहफा मेरे लिए भेजा। कभी वह चांदनी रात के गीत लिखकर भेजता, तो कभी साथ बिताए मधुर क्षणों की याद को ताज़ा करने वाली कविताएं। उसने आंखों में सचमुच के आंसू भरकर कहा कि मैं ही सिंधे का प्राण हूँ, सिंधे की प्रेरणा हूँ। घर परिवार के अतिरिक्त सिंधे का जो कुछ भी है, और वही तो असली सिंधे है। वह उसने मुझे पूरी तरह सौंप रखा है। और तुरंत उसने अपनी बात का प्रमाण पेश कर दिया। मुझे समर्पित किया हुआ अपना नया कविता संग्रह हाथ से लिखा हुआ था। प्राण को उसकी प्रेरणा और प्राण बनने का आश्चर्य यह हुआ कि वह तो दिन दूना रात चौगुना फलता फूलता रहा। धन, यश, सफलता, मान सम्मान सभी का मालिक, और मैं भीतर ही भीतर झुलसकर कांट का कुंदा हो गई। सब ओर से मरी, मुरझाई, टूटी और पस्त। मैं समझ गई कि मैं बुरी तरह ठगी गई हूँ। धीरे धीरे उम्र की बढ़ोतरी और ऑफिस और दुनियादारी की निरंतर बढ़ती जिम्मेदारियों के बीच सिंधे की रोमानी ज़रूरत घटती चली गई। परिणाम यह हुआ कि हमारे बीच चलने वाले पत्रों की संख्या कम और मजमून मौसम के सर्द गर्म होने पर आकर टिक गया। 8 साल तक चलने वाला प्रेम प्रसंग महज एक खिलवाड़ था, जिसकी बाजी बड़ी होशियारी से सिंधे ने रोकी। भ्रम जाल की कटती ही नज़र साफ हुई तो बाजी में बटे हुए पत्तों का यह नशा रह रहकर मेरी आंखों से भरने लगा। ध्रुव का इक्का यानी घर, उसके पास ध्रुव का बादशाह यानी बच्चा, उसके पास ध्रुव की बेगम यानी बीबी, और प्रेम करने के लिए प्रेमिका उसके पास। ध्रुव का गुलाम यानी नौकर चाकर, गाड़ी बंगला उसके पास। लब्बू लुआब यह कि ध्रुव के सारे पत्ते उसके पास, और मुझे मिले उसके दिए हुए छक्के पंजे यानी टोटकों की तरह पुड़िया में बंधे। दार्शनिक लफाबाजी में लिपटे हवाई प्यार के चंद जुमले। इन टटपुंजिया पत्तों के सहारे में ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही कर सकती थी कि जिंदगी भर उसकी पूंछ पकड़ी रहती और उसे ही अपनी उपलब्धि समझ कर संतोष करती। मन बहुत घबराता तो उसे पूंछ से हवा करके उसके साथ बिताए मधुर क्षणों पर जमी समय की धूल उड़ाकर कुछ समय के लिए अपना खालीपन भर लेती। नहायत हवाई बातें पल्ले से बांधे बांधे मैंने अपनी ज़िंदगी को बर्बादी की कगार पर ला पटका था। अब चाहती हूँ
ठेठ दुनियादारी की बातें अपनी हजार हजार मासूम किशोरी बहनों के पल्ले से बांध दूँ, जिससे वह मेरी तरह भटकने से बच जाए। इस देश में प्रेम के बीच मन और शरीर की पवित्र भूमि में नहीं, ठेठ घर परिवार की उपजाऊ भूमि से ही फलते फूलते हैं। फूल कर भी शादीशुदा आदमी के प्रेम में मत पड़िए। दिव्य और महान प्रेम की खातिर में भी बच्चों को दांव पर लगाने वाले प्रेम वीरों की यहाँ पैदावार ही नहीं होती। दो नाव पर पैर रखकर चलने वाली शूरवीर जरूर सरेआम मिल जाएंगे। हाँ, शादीशुदा औरतें चाहें तो भले ही शादीशुदा आदमी से प्रेम कर ले। जब तक चाहा प्रेम किया, मन भर गया तो लौटकर अपने खूंटे पर। ना कोई डर ना घोटाला, जब प्रेम में लगा हो शादी का ताला।